हमारे हिंदी साहित्य की सुपरिचित, विख्यात और वरिष्ठ कथाकार सुमति सक्सेना लाल की लिखी कहानी आज सुनिए फिर कभी। सुमति सक्सेना लाल जी लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर रही हैं। वे आज भी लेखन में सक्रिय हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। बरामदा पार करके घर के अंदर कदम रखी रही थी कि तभी नमिता की निगाह बाएं हाथ को लगे लेटर बॉक्स से बाहर झांकते हल्के नारंगी रंग के लिफाफे पर पड़ी थी। वो ठिठक कर रुक गई थी। वो जानती है कि इस लिफाफे में उसकी नई छपी कहानी का चेक होगा। वो एकदम प्रसन्न हो गई थी। हालांकि उसके लिए महत्व तो पैसे की नहीं, कहानी छपने का है। फिर भी चेक देखकर हमेशा अच्छा लगता है। मन एक थके उत्साह से भर उठता है। वो जानती है कि इसे देखकर घर में फिर से कहानी की चर्चा शुरू हो जाएगी। पापा एक बार फिर बाजार भागेंगे मिठाई लाने के लिए। लिफाफा खोलते खोलते वो बरबस मुस्कुराई थी। इस घर में तो एक छोटी सी कहानी का जश्न 4 किस्तों में मनाया जाता है। सबसे पहले तो जब कहानी के स्वीकार करने के लिए सूचना मिलती है, फिर इंतज़ार भरी खुशी के साथ इस बात की सूचना कि वो कब छप रही है, फिर कहानी का छपना और अंततः ये चेक। अंदर बढ़ते बढ़ते नमिता ने लिफाफा खोला था। एक छोटे से टाइप किए गए पत्र के साथ नत्थी किया गया 300 रुपये का चेक। हमेशा ऐसे ही रुपए तो आते हैं, कभी 250, कभी 300, बहुत हुआ तो 400। अजब शर्म सी आती है। क्यों भेजते हैं पत्रिका वाले पैसे? इससे अच्छा तो ये था कि एक छोटा सा पत्र भर भेज देते। सहयोग के लिए धन्यवाद। हींग लगे न फिटकरी और रंग चोखा होए। कम से कम अपमान का एहसास तो ना हो। वो चेक को पुनः मोड़ लिफाफे में रख लेती है। सोचती है ये चेक मम्मी को दिखाए या ना दिखाए, ऐसे ही रख दे छिपा कर। पर कब तक? वो जानती है कि चेक देखकर मम्मी खुश होंगी, अलमारी में से निकालकर पापा को मिठाई लाने के लिए रुपए देंगी। पहले की बात होती तो वो देर तक खुश ही रहती, पर अब वो दबे स्वर में एक बार चेक की राशि बुदबुदा लेती हैं। धीमे से बड़बड़ा कर ये भी पूछ लेती हैं कि इतने रुपए में घर का कितने दिन का खर्चा चल सकता है। आज कितने लोग हिंदी पढ़ रहे हैं भला? हिंदी के लेखक छपते ही कितना हैं और प्रकाशक देते ही क्या हैं? लेखक या तो भूखों मरते हैं या रोटी कपड़ा के लिए दूसरी नौकरी करते हैं। अच्छी नौकरी पाने का समय गंवा दोगे तुम दोनों तो फिर किसी छोटी नौकरी की शरण में ही जाना पड़ेगा। पापा मम्मी को समझाते रहते, सब ठीक होगा गायत्री, सब अच्छा ही होगा। पर उनकी तरह वे निश्चिंत नहीं रह पाती। गायत्री की मनोस्थिति अजीब रहती है। नमिता और दीप जब कुछ लिखते हैं और उन्हें सुनाते हैं तो उनका उल्लास, उनकी मुस्कुराहट, उनकी निगाहों और चेहरे की हर मुद्रा से झांकती है। वे खुश होती हैं, बच्चों की लेखनी पर गर्व महसूस करती हैं, तन्मय होकर सुनती हैं और बहुत सोच भरे सुझाव देती हैं। पर इधर कुछ समय से बच्चों को कहानी कविता में व्यस्त देखकर चिड़चिड़ाने लगी हैं। उनका अधिकांश गुस्सा नमिता के ऊपर उतरता है। वे समझती हैं कि नमिता दीप को लिखने के लिए उकसाकर उसे बिगाड़ रही है। कभी वे प्यार से बच्चों को समझाती हैं, कभी चिड़चिड़ाने लगती हैं और कभी हताशा में एकदम दांत किटकिटाने लगती हैं। 1-2 बार क्रोध में मजबूर होकर जैसे उन्होंने अपना माथा ही पीट लिया था। नमिता को अजीब लगा था। प्लीज़ माँ, ओरिएंटल मदर्स की तरह मत बिहेव करो, देहाती अम्माओं की तरह बिहेव मत करो प्लीज़। ये तो वो नहीं कह पाई, लेकिन वो उन्हें समझाती। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे किसी बुरी संगत में नहीं हैं, आवारा की तरह घूमते नहीं हैं, ड्रग्स नहीं लेते, अपने कमरे की राइटिंग टेबल पर बैठकर लिखते ही तो हैं ना। गायत्री कभी ढीली पड़ जाती, कभी रोने लगती हैं, सचमुच में आंसू बहाने लगती हैं। बच्चों, ये समय अपना भविष्य बनाने का है, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी का है। तुम दोनों इस समय को इन कहानी कविताओं में गंवाओगे तो करोगे क्या? चलो तुम्हारे लिए किसी तरह कोई डॉक्टर इंजीनियर ढूंढ देंगे, पर ये दीप क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या पहनेगा और कहाँ रहेगा? बाप भी तो कोई करोड़पति नहीं जो दौलत मिल जाएगी। वीरेन एकदम भोले भंडारी हैं।
कभी गायत्री की हाँ में हाँ मिलाते हैं, कभी बच्चों की। सच बात यह है कि भाषा और साहित्य के लिए जज्बा, ये नशा बच्चों को अपने अनजाने में गायत्री ने ही दिया है। बच्चे छोटे से थे तब से वे उनके साथ भाषा और इतिहास के खेल खेलती रही है। कभी हुमायूं, बाबर, अकबर और शाहजहां के बारे में बात करती और कभी सूरज, चंद्रमा, धरती, फूल और आकाश जैसे आसपास के शब्दों को उठा लेती और उनके पर्यायवाची पूछती। विशेषण और क्रिया शब्दों के विलोम पूछे जाते। कभी कविता में श्लेष और यमक अलंकार पर बात होती। रामायण के न जाने कितने दोहे, चौपाई कंठस्थ हैं उन्हें। जाड़े के दिनों में रजाई में घुस जाते सब लोग और बगल में लेटी गायत्री अपनी सधी आवाज़ में गाकर सुनाती और प्रसंग सहित अर्थ समझाती। कबीर का सूफीवाद बहुत छोटी उम्र में नमिता और दीप को एकदम सही परिप्रेक्ष्य में समझ में आ गया था। भले ही बहुत से शब्दों के अर्थ वे दोनों नहीं समझ पाते थे, पर सब इंसान एक हैं जैसा गूढ़ तथ्य उन्हें अच्छी तरह समझ में आ गया था। अब समझ पाती है नमिता कि भाषा और साहित्य का मम्मी से अच्छा टीचर उसे नहीं मिल सकता था। पर अब भाषा के प्रति बच्चों का यह नशा गायत्री को परेशान कर रहा है। बच्चों के प्रति अपनी नाराज़गी में जब एकदम हताश हो जाती गायत्री, तो उनका गुस्सा वीरेन पर उतरने लगता। वो गाना सिखाने के लिए उस्ताद न लगाकर अंग्रेजी पढ़ाने के लिए टीचर लगा देते, तो आज बच्चों की अंग्रेजी अच्छी होती। ये लोग अंग्रेजी में लिख रहे होते तो इतनी चिंता तो ना होती मुझे। मैं भी विक्रम सेठ की माँ की तरह शायद किसी दिन बच्चों के लेखक होने का जश्न मनाती, इंटरव्यू देती। गायत्री लड़ती रहती और वीरेन हंसते रहते। वे गुस्सा करते करते अक्सर रोने लगती और तब वीरेन चुपचाप सामने से खिसक जाते। यह भी एक पुरानी कहानी है। वीरेन को संगीत का बेहद शौक था, पर बेचारे स्वयं सरगम का स तक नहीं गुनगुना पाते। गायत्री से शादी हुई और मीठी सधी आवाज़ में उनका गाना सुनकर वीरेन मुग्ध हो गए थे और उस्ताद रखकर उन्हें गाना सिखलवाया था। आज तक उनके घर में अक्सर गाने की महफिल जमती है। वीरेन को गायत्री का एक एक गाना कंठस्थ है। जब तब वो गायत्री से किसी विशेष गाने की फरमाइश कर उसे सुनते। गायत्री धुन में होती तो अक्सर अकेले बैठे ही घंटों गुनगुनाती रहती, कभी लोकगीत, कभी शास्त्रीय तो कभी गज़ल। पर गायत्री को अपनी अंग्रेजी अच्छी ना होने का अफसोस हमेशा रहा। धारा प्रवाह अंग्रेजी न बोल पाने का अरमान उनके दिल में ही रह गया। उन्होंने बहुत चाहा था कि वीरेन उन्हें अंग्रेजी सिखा दें, नहीं तो मास्टरी रख दें, पर वीरेन ने उस बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया था। अब बच्चों की अंग्रेजी से ज़्यादा हिंदी अच्छी होने के कारण उनकी चोट एकदम ताज़ा हो गई। वो प्रायः बहुत बेचैन दिखने लगी हैं, जैसे अपनी हताशा का बोझा न संभाल पा रही हूँ। नमिता को बाहर खड़ा देखकर आशुतोष नमस्कार की मुद्रा में माथे तक हाथ ले जाकर धीमे से हंसे थे। वो भी हंसी थी। उसे तो पता ही नहीं चला कि वे कब आए। सामने उनकी स्टील ग्रे रंग की इनोवा खड़ी है, हमेशा की तरह धूल में अटी हुई। आशुतोष नमिता की कहानियों के प्रशंसक हैं। लगभग 1 वर्ष पहले नमिता के किसी परिचित के साथ पहली बार मिलने आए थे। तब से यदा कदा आते हैं। इधर काफ़ी दिनों से लगभग हर शुक्रवार या शनिवार को आते हैं। आईआईटी के टॉपर हैं, दिल्ली में उद्योग है उनका। इससे अधिक उनके विषय में वो कुछ भी नहीं जानती। परिवार में कौन कौन लोग हैं, कैसे हैं वे, पर उन जैसे सफल और विद्वान व्यक्ति को तन्मय होकर जब भी अपना लिखा हुआ पढ़ते हुए देखती है तो अच्छा लगता है। अपने लेखन के प्रति एक आत्मविश्वास से भरता है उसे। औपचारिकता भरी दूरी होने पर भी उनका आना, काफ़ी देर तक बैठना अच्छा लगता है उसे। एक बार आए थे तो बाहर के कमरे में पापा के मित्र आए हुए थे ताश खेलने के लिए, इसलिए वे उन्हें सीधे नमिता के कमरे में ले आए थे। गायत्री को यूं अनजाने व्यक्ति को सीधे अंदर तक लाना और बैठाना अच्छा नहीं लगा था, पर वीरेन खुले विचारों के हैं। तब से आशुतोष सीधे नमिता के कमरे में ही आने लगे और बैठने लगे हैं। बाहर के कमरे में तो प्रायः पापा की कार्ड मंडली जमी ही रहती है। मम्मी को भी अब उनका आना, साथ बैठकर बातें करना अच्छा लगता है। आशुतोष आते हैं तो उसकी राइटिंग टेबल के सामने आकर बैठ जाते हैं। कुछ देर तक औपचारिकता भरी बातें होती हैं और फिर वे नमिता और दीप के लिखे कागज़ों में उलझ जाते हैं। आशुतोष को जब भी ध्यान से देखती है तो हमेशा ही उस चेहरे पर असामान्य श्रम की थकान भरी अनेक रेखाएं दिखती हैं। कुछ दिल्ली से आगरे तक की लॉन्ग ड्राइव की, कुछ व्यापार की समस्याओं की।
ऐसी ही किसी एक शाम अनायास अपरिचय की सारी सीमाओं को लांघ कर नमिता उद्दंड हो आई थी। जब भी मैं आपको देखती सोचती हूँ तो मुझे आपसे कोई तालमेल नहीं दिखता। कहानी में डूबे आशुतोष अचकचाकर नमिता की तरफ पलट गए थे। क्या मतलब? एक असमंजस में घिरकर नमिता पीछे होकर कुर्सी से टिक गई थी। मतलब ये कि एक तरफ तो आप कहानी कविताओं में डूबे लगते हैं, दूसरी तरफ ठोस और ठस व्यापारी जोड़ तोड़ में लगे हुए। अपनी प्रखर दृष्टि को नमिता पर टिकाकर आशुतोष गंभीर हो गए थे। ठीक कहती हैं आप। वे धीमे से हंसते हैं। सच में मेरा मुझसे कोई तालमेल नहीं। अपनी धन दौलत में गले तक डूबा हुआ हूँ मैं। अपने धन दौलत और इन सुविधाओं के बिना एक क्षण को नहीं जी सकता मैं। दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ कमी है, कुछ लैक करता हूँ। कहीं साहित्य की बातें हो जाती हैं, सोच भरी बहसें होती हैं तो थोड़ी देर के लिए ज़िंदगी का वो खालीपन भर जाता है। आपको अपनी पुरानी कविताएं ही याद करके सुना देता हूँ तो सुख मिलता है। आपकी नई कहानी छपने से पहले पढ़कर इन पर बातचीत करने में अजीब आनंद आता है। उसी सुख को पाने के लिए ही तो जब तब दिल्ली से दौड़ा चला आता हूँ। आपके साथ बैठकर इन कहानी कविताओं में जितना जी लेता हूँ, लगता है वे क्षण सिर्फ मेरे अपने होते हैं, सच्चे सुख से भरे। आशुतोष कुछ क्षण चुप रहते हैं, फिर खिसियाया सा हंसते हैं, जैसे सफाई दे रहे हों। पर यह भी सच है कि मुझे पैसे की कमी से डर लगता है। मैंने धन का अभाव और धन का आनंद दोनों बहुत पास से देखा है। अपनी सोचती सी निगाह को उन्होंने नमिता के ऊपर गड़ा दिया था। पर फिर भी मुझे झुंझलाहट होती है अपने ऊपर। वही नहीं, कभी कभी अजीब बेचैनी सी महसूस करता हूँ मैं। वो अपनी निगाह टेबल लैंप के बल पर जमा देते हैं। आंखों का खोयापन और उदास लगने लगता है। पर अब क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकता मैं। वो जैसे अपना निर्णय अपने आप को सुना रहे हों। ऐसे ही किन्हीं क्षणों में नमिता ने उनसे तय किया था कि वे अब जब भी आगरे जाएंगे तो अपनी कोई न कोई नई कविता बनाकर लाएंगे और उसे सुनाएंगे। जब तक नई कविता नहीं बनती तब तक आगरे भी नहीं आना है। ये उन दोनों की परस्पर मित्रता की शर्त थी नमिता की तरफ से। नमिता के रजिस्टर में आशुतोष की कई कविताएं लिखी जा चुकी हैं अब तक। हमेशा की तरह राइटिंग टेबल के सामने बैठ आशुतोष कहानी के पन्नों में उलझे हुए थे। नमिता ने अपनी कुर्सी को मेज की तरफ खिसका कर लैंप का मुंह दीवार की तरफ मोड़ दिया था। मेरी चीज़ लाए आप? वो चौंके थे। क्या? और कुछ याद करके खुलकर हंसे थे। ओह, कविता की बात कर रही हैं आप? उनकी हंसी के उपहास को पढ़कर नमिता ने अपनी कहानी के बिखरे पन्नों को समेटकर ड्रॉर में फेंक दिया था। इनको बेकारी पढ़कर समय बर्बाद कर रहे हैं आप, क्या लाभ है इससे? नमिता की झुंझलाहट में जैसे आशुतोष को आनंद आ रहा था। उन्हें देखकर लगता है कि आज वो काफ़ी हल्के फुल्के मूड में हैं। कुर्सी पर निढाल लोग कुछ देर तक नमिता की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। कविता की बात कर रही थी ना आप? ऐसा है नमिता जी, मैं दिल्ली में रहता हूँ और वहाँ दूध बहुत महंगा मिलता है, ऊपर से मिलावट अलग। इस उम्र में भी दूध का शौकीन हूँ मैं, 2 टाइम तो पीता ही हूँ। और आप ही बताइए कि यदि दूध भी असली ना मिले तो फिर मिलावट के इस ज़माने में इंसान में रही क्या जाए। सो मैंने 2 गाय पाल रखी हैं। एक का नाम रखा है गंगा और एक का नाम जमुना। जब गाय पाली ही हैं तो भूसे चारे का इंतज़ाम भी करना ही पड़ता है। और दिल्ली शहर में भूसा चारा इस कदर महंगा है कि बस तौबा, भगवान ही मालिक है। बहुत ही तसल्ली से की जाने वाली इस बात से नमिता का धीरज टूटने लगा था। लघु परिचय की सारी सीमाएं मर्यादाएं भूलकर वो झुंझला पड़ी थी। अजीब हैं आप भी। मैं साहित्य की बात कर रही हूँ, आप हैं कि गाय भैंस दूध भूसे की बात कर रहे हैं। आशुतोष अपनी आदत के अनुसार फिर धीरे से हंसे थे। वही तो बता रहा हूँ आपको। आशुतोष कुछ कहने ही वाले थे कि तभी नमिता के चचेरे भाई महीप अपनी पत्नी और 2 मित्र परिवारों सहित बेतकल्लुफ़ी से भीतर आकर खड़े हो गए थे। अपनी बात आधी छूट जाने की झुंझलाहट, अनचाही मेहमानदारी की ऊब को पीछे ठेल नमिता स्वागत की मुद्रा में खड़ी हो गई थी। उसने सबके बैठने की जगह बनाई थी, मम्मी को पुकारा था। थोड़ी देर में पापा भी आ गए थे। भाभी सबका परिचय कराती हैं तो मिसेस घई ने अपनत्व से उसका हाथ थाम लिया था।
आपकी कहानियाँ पढ़ी हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। आपसे मिलने की बहुत दिनों से इच्छा थी। आज भाग्य से इनकी बदौलत आपसे मिलना हो गया। उन्होंने भाभी की ओर इशारा किया था। अपने मुंह पर अपनी यो तारीफ सुनकर नमिता सकुचा गई थी और महीप भाई यो निगाहें बचा गए थे जैसे उन्होंने सुना ही नहीं हो। पता नहीं क्यों उनके चेहरे पर एक झुंझलाहट सी तैर गई थी। चर्चा है कि थोड़ी देर में फिसलकर पुनः कहानियों पर रुक गई थी। नमिता जानती है कि पापा नई छपी कहानी उसके लिए आने वाले प्रशंसा पत्रों की चर्चा अवश्य करेंगे। बहुत उल्लास से भरे हुए वीरेन ने उन लोगों की तरफ देखा था। अरे महीप, तुमने तो नमिता की सब कहानियां पढ़ी होंगी। पहली कहानी पर ही दर्जनों खत आए थे। मैं तो कभी कोई मैगजीन पढ़ता ही नहीं। हिंदुस्तान में कोई पत्रिका इस लायक छपती ही नहीं चाचा जी की पढ़ी जाए। जानबूझकर अपमानित करने के उनके उद्देश्य को समझे बिना उनकी पत्नी ने उनकी बात पलट दी थी। पढ़ी कैसे नहीं थी? पढ़ी तो थी, वही जिसमें पहले उस औरत ने किसी और से प्यार किया था, फिर उसकी शादी हुई थी, फिर उसने। हे भगवान, नमिता ने मन ही मन कहा था। वो स्तब्ध रह गई थी। इन्होंने तो मेरी कहानी की हत्या ही कर दी। उसका मन किया था कि बढ़कर उनका मुंह बंद कर दे। भाभी के द्वारा गढ़ी जाती उस एकदम नई कहानी को सहन न कर पा उनकी बात बीच में काटते हुए उसने महीप की तरफ देखा था। आप तो खुद भी कहानियां लिखते थे ना भाई साहब? चश्मे के अंदर से अपनी हिकारत भरी पैनी निगाह को चारों तरफ घुमाकर उन्होंने नमिता के ऊपर टिका दिया था। लिखता था, अब भी लिखता हूँ, पर छपवाता नहीं। असल में हिंदुस्तान में कोई मैगजीन इस स्टैंडर्ड की नहीं कि उसमें अपनी कहानी दी जाए। पर आपकी एक कहानी कहीं छपी भी थी ना? नमिता ने पूछा था। हाँ, वो तो। जब तक महीप अपनी बात पूरी करें तब तक उनकी पत्नी ने उनकी बात बीच में काट दी थी। अरे हाँ, मेरठ की एक लोकल मैगजीन थी। ये वहाँ एसडीएम थे ना, सो उस एडिटर का कोई केस फंसा था। सोचा था बच्चू ने कि कहानी छाप देंगे तो काम बन ही जाएगा। महीप ने गुस्से से पत्नी की तरफ घूरा था। वातावरण में हल्का सा तनाव छा गया था। उसे तोड़ते हुए मिसेस घई ने फिर से बात नमिता की नई छपी कहानी की तरफ मोड़ दी थी। कई दिन बाद नमिता फिर एक रोष भरी उदासी से भर जाती है। क्या मिसेस घई, हत्या कर दी पत्रिका वालों ने मेरी कहानी की। छोटी करनी थी तो करते, पर ऐसे बेसिर पैर की काटी है कि कहीं कहीं तो बकवास हो गई है। शीर्षक पलटकर एकदम मीनिंगलेस कर दिया है। वो जो कहानी के साथ इतनी बड़ी सी 2-3 बॉडी तस्वीरें छाप दी हैं, वो न छापते, मेरी कहानी पूरी दे देते। साथ में आई दूसरी श्रीमती जी पहली बार अपनी अति मधुर आवाज़ में बोली थी। अरे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपका नाम तो छप गया, फिर उसके साथ तो आपकी तस्वीर भी छपी है ना। नमिता एकदम स्तंभित रह गई थी। कैसी महिला है ये? उनकी बात के अर्थ को पूरी तरह समझ लेने पर भी वो गले के नीचे नहीं उतार पाई थी। अति अभिमानी से दिखते डॉक्टर घई ने नमिता की तरफ देखा था। क्यों नमिता जी, इन कहानियों का तो आपको कुछ रुपया भी मिलता होगा? इतने लंबे वार्तालाप से ऊब कर नमिता पस्त हो चुकी थी। जी हाँ, मिल ही जाते हैं, उसने थकी आवाज़ में कहा था। मन ही मन उसे डर लगा था कि अब ये राशि ना पूछने लगें। झूठ वो बोल नहीं पाएगी और सच बताना और भी कठिन है। अपनी पत्नी के आकर्षक सौंदर्य से आक्रांत अभिभूत से गोयल साहब उनके ऊपर से अपनी मुग्ध दृष्टि को पहली बार हटाकर चहक पड़े थे। अरे वाह, तब तो ये बड़ा अच्छा साइड बिजनेस है। नमिता कुढ़कर रह गई थी। अनजाने ही निगाहें चारों तरफ से हटकर किताब में दबे हुए चेक के बाहर झांकते कोने पर अटक जाती है। इस कहानी को टाइप कराने में खर्च हुए इसके छपने की खुशी में अभी तक घर में 3 किस्तों में मिठाई आ चुकी है और अभी चौथी किस्त बाकी है। कहानी छपने की खुशी में दीप को भी तो कुछ दूंगी ही आखिर। ये घाटे का हिसाब उसे परेशान करने लगता है। तभी गोयल साहब की आवाज़ पड़ी थी कानों में। अरे जॉली, तुमने भी तो हिंदी में एमए किया है, तुम क्यों नहीं लिखती कहानियाँ? श्रीमती गोयल सलज्ज मीठा सा मुस्कुराती हैं। आपके घर से और आपसे फुर्सत मिले तब ना। उनकी मधुर वाणी के पीछे छिपे हास्य के मर्म को नमिता समझ नहीं पाती, पर सब उभरती आवाज़ में हंसने लगे थे तो वो भी खिसियाई सी हंसी हंसती थी। आशुतोष के चेहरे पर ऊब है। उन्होंने अपनी दोनों आंखों को बंद करके अपने दाएं हाथ से अपने पूरे चेहरे को सहलाया था तो बीच की उंगली का बड़ा सा हीरा लैंप की रोशनी में अपनी किरणों को बिखेरता दमकने लगा था। कार में घुसते आशुतोष ठिठक कर रुक जाते हैं।
हाँ नमिता जी, वो गाय भैंस और भूसे चारे की बात हो रही थी ना, सो मैं ये कह रहा था कि यदि सिर्फ कविताएं ही लिखा करूँगा तो अपनी गंगा जमुना के लिए भूसा नहीं खरीद पाऊँगा। आशुतोष चले गए थे और एक प्रश्न चिन्ह से घिरी उसके प्रत्युत्तर से आहत नमिता बहुत देर तक वहीं खड़ी रही थी, जड़ सी। मन में एक खिसियाहट सी भरने लगी थी। लगा था जैसे आशुतोष उसके पूरे लेखन के प्रति उसकी दीवानगी की जी भरकर खिल्ली उड़ाकर चले गए हों। लगा था जैसे वो तो मूर्ख की तरह खड़ी रह गई हो और आशुतोष की कार उसके मुंह पर धूल उड़ाती हुई चली गई है। मन में ढेर सा क्रोध भरने लगा था। क्यों चले आते हैं हर हफ्ते उसके घर? उसने तो कभी कहा नहीं उनसे कि महाशय आइए और हमारी कहानी पढ़ने की कृपा करिए। न चाहते हुए भी उर्वासी सी होने लगी थी। कमरे में लौटकर उसने कुर्सियाँ स्टूल सब सही जगह पर लगाए थे। फिर आदत की तरह राइटिंग टेबल के सामने बैठ गई थी। रजिस्टर उठाकर पलटने लगी थी। इतनी देर में लगता है आशुतोष कुछ कुछ लिखते रहे हैं। पन्ने में सबसे ऊपर किसी कविता की 3 पंक्तियाँ लिखी गई हैं। शायद अपनी कोई नई कविता लिखने की कोशिश की है। फिर उसने हाशिए पर रुकावट लिखकर उसे 4 बार अंडरलाइन किया गया है। फिर कुछ उखड़े टूटे शब्द, कुछ कार्टून। नमिता की निगाह पन्ने के एकदम अंत में लिखी 2 पंक्तियों पर अटक जाती है। मैंने जफ़र की, जिगर की, निराला की मौत देखी है। मैं साहित्य के चक्कर में पड़ नहीं सकता। पता नहीं ये पंक्तियाँ आशुतोष की अपनी हैं या कहीं से पढ़ी उधार ली हुई हैं। नमिता की निगाहें किताब के बीच से झांकते 300 रुपये के चेक के कोने पर अटक जाती हैं। मम्मी रोटी, कपड़ा, मकान हर चीज़ की बात करती हैं। तरह तरह से पूछने लगी हैं कि कैसे जुटाओगे ये सब। बस वे बीमारी, मौत के खर्चों की बात नहीं करती। शायद सोचती भी नहीं होंगी। कहीं कोई बच्चों के संदर्भ में भी ऐसी बात सोचता है। पर नमिता ज़रूर सोचती है कि इन 300 रुपये में तो जिंदा रहने का तो क्या, मरने का भी खर्चा नहीं निपटाया जा सकता। बगल के कमरे से बड़ी देर से गायत्री के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही है। कभी कभी उनके गाने में अजब सी बेचैनी झलकती है। मम्मी को उतना तन्मय होकर गाते सुनकर नमिता को अक्सर लगता कि जैसे संगीत माँ के दुखों का एस्केप रूट है, जहाँ से वे थोड़ी देर के लिए दुनियावी उलझनों से इतर तसल्ली पा लेती हैं। मम्मी के लिए एक बेचैन सा प्यार उमड़ता है मन में। सोचती है उनकी चिंताओं के प्रति इस तरह से कैसे लापरवाह रही हो, अपने और दीप के भविष्य के लिए भी। इतने दिनों से मम्मी की डांट, झुंझलाहट, खीज, जो बात उसे नहीं समझा सकी थी, वो आज आशुतोष जी की गंगा जमुना, उनके भूसे चारे और कॉपी पर लिखी उन 2 पंक्तियों ने समझा दी है। मन में यह भी आता है कि क्या आशुतोष जी उसे और दीप को यही बात समझाने के लिए बार बार आगरा आ रहे थे? क्या माँ की हताशा वो अच्छी तरह समझ रहे थे? कितनी बार तो उसने ही उनके सामने इस बारे में माँ से उपहास किया था। या क्या उन दोनों को समझाने के लिए माँ ने ही उनसे कोई मदद मांगी थी? खैर जो भी हो, नमिता मेज पर फैले अपने कहानी के पन्नों को समेटने लगती है। बाएं हाथ की ड्रॉर खोलकर उसमें उन्हें सहेज कर रख देती है। सोचती है पहले अपनी ज़िंदगी संवार लूँ, फिर इन कहानियों को काटने, जोड़ने, तराशने का काम करती रहूँगी बाद में, फिर कभी। इन कहानी कविताओं को लिखने के लिए पूरी उम्र पड़ी है अभी तो, पर अब न जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है और न समय के साथ। और वो ऊपर के शेल्फ पर रखे ब्रिलियंट्स के नोट्स झाड़कर अलग अलग अपनी और दीप की मेज पर रखने लगी थी। ये नोट्स मम्मी ने अपने बेहद तंग बजट में से काट छाँट करके मंगवाए थे। दीप लौट आए तो उससे भी बात करनी होगी। अभी सिर्फ पढ़ाई, कहानी, कविताएं, साहित्य, अभी नहीं, फिर कभी। यदि कभी नहीं हो सका तो भी कौन सा बड़ा भारी नुकसान है भला, वैसे भी कौन पढ़ता है। अभी आप सुन रहे थे सुमति सक्सेना लाल जी की लिखी हुई कहानी फिर कभी। कहानी हिंदी भाषा, साहित्य और लेखकों की शोचनीय स्थिति को दर्शाती हुई बहुत ही मार्मिक संदेश देती है। क्यों नहीं हम अपनी भाषा और हिंदी साहित्य को आदर देते हैं? क्यों नहीं आज युवा लेखन को अपनी जीविका का साधन बना पाता है? इन प्रश्नों के उत्तर हैं क्या आपके पास? उम्मीद है इस कहानी ने आपको इस विषय में सोचने पर मजबूर भी किया होगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।